हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोग को संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से परिचय कराने जा रहा हूँ, जिसका जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का पार्ट है और वह है समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी। यह हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेदों के बीच वर्णित है। यह हमारे संविधान के 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। आइए हम शुरू करते हैं आर्टिकल के बारे में। देखिए, आर्टिकल 14 हमें यह बताता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से मतलब है नागरिक, विदेशी नागरिक, निगम या कंपनी, यानी यह केवल नागरिकों पे ही लागू नहीं होता, यह विदेशी नागरिकों पे भी लागू होता है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधियों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। यानी इसमें 2 मुख्य बातें हैं, एक है विधि के समक्ष समानता, दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, तो 2 चीज़ों को हम देखते हैं। तो एक पहला है विधि के समक्ष समानता। यह कंसेप्ट जो है ब्रिटेन से लिया गया है और यह एक वहाँ के बहुत बड़े विद्वान थे डाइसी, उन्हीं का दिया हुआ एक कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, उसी के कंसेप्ट से यह लिया गया है, क्या, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि कानून सर्वोपरि है और वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। तो हम 2 चीज़ों में से यानी विधि के समक्ष समानता से हम क्या देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, यानी कानून सर्वोपरि है और वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसकी बात की गई है। इसमें हम क्या देखते हैं कि यह जो है यह एक तरह का सकारात्मक भेदभाव का इसको विचार भी कहा जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का विचार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। यह विचार यूएसए से लिया गया है। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग यानी डिप्राइव्ड क्लास को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। यानी यह जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वह सकारात्मक भेदभाव की बात करता है और यह सकारात्मक भेदभाव की बात के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि समाज का जो वंचित वर्ग है, जो वंचित तबका है, उसको मुख्य धारा का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, इस उद्देश्य के कारण समाज का जो उच्च क्षमता वर्ग के साथ जो है वो भेदभाव संभव है। क्यों? क्योंकि जब डिप्राइव्ड क्लास यानी वंचित वर्ग को मुख्य विकास की मुख्य धारा में शामिल करने की बात की जाएगी तो उनके लिए अलग से प्रावधान या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी। इसके कारण, इस उद्देश्य के कारण समाज के उच्च क्षमता वाले वर्ग के साथ साथ भेदभाव संभव है और इसीलिए इसे क्या, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। यानी यह सकारात्मक भेदभाव को भी लाता है और यह प्रतिलोम भेदभाव के कंसेप्ट को भी लाता है। यानी यह दोनों तरह के भेदभाव को दर्शाता है। और क्यों? क्योंकि यह समाज के वंचित वर्ग के विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए इसमें कुछ प्रावधान ऐसे किए जाते हैं जो समाज के उच्च क्षमता वर्ग वाले लोगों के साथ भेदभाव को संभव बनाता है। इसीलिए इसे प्रतिलोम भेदभाव कहा जाता है। ठीक है, हाँ, इस समानता के अधिकार में यानी विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण वाले जो कंसेप्ट में कुछ अपवाद भी है। यानी विधि के समक्ष समता का सारे लोग एक बराबर समान नहीं हो सकते हैं, इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है और यह आर्टिकल 361 में वर्णित किया गया है। ठीक है,
इनके संवैधानिक कार्यों के लिए न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही जैसी चीज़ों नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक अगर तरीके से देखें तो यह समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर एमपी और एमएलए को भी कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है, जैसे कि एमपी को आर्टिकल 105 में और एमएलए को आर्टिकल 194 में विशेषाधिकार प्राप्त है। फिर हम क्या देखते हैं कि इसके साथ ही साथ जो व्यवहारिक स्तर पे एम्बेसडर होते हैं या काउंसिल होते हैं, यानी राजदूत और दूत, इन लोगों को भी विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी यह समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनको छूट मिली हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपवाद के तौर पे भी देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार मिले हुए, एमपी और एमएलए को भी कुछ सीमित विशेष अधिकार मिले हुए, यानी सदन में वो कुछ भी बोलते हैं उसके लिए उनकी उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। दूसरा, जो राजदूत है या एम्बेसडर हैं उनको भी विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी उनको भी इस तरह की छूट प्राप्त है। फिर मीडिया को भी कुछ सीमित अर्थों में छूट प्राप्त है कि वह संसद में होने वाली कार्रवाइयों के सत्य बातों को प्रकाशित कर सके, इसीलिए उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 जो है वह धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी तरह के भेदभाव की मनाही करता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल जो 15 है वो बेसिकली जन्म स्थान के आधार पे, जाति के स्थान पे, लिंग के स्थान पे, मूल वंश के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम आर्टिकल 15 में बेसिकली जो ये 4-5 चीज़ें हैं उसके आधार पे इस तरह का देख सकते हैं कि किसी भी विभेद का प्रतिषेध करता है, यानी प्रोहिबिशन लाता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पे नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये कैसे ये 4-5 जो चीज़ें हैं वो कैसे इसको विशेष बनाती हैं। फिर हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए के विकास के लिए ये अलग से प्रावधान किया जा सकता है, यानी महिला और बच्चे के उत्थान के लिए या उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए भी हम विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आर्टिकल 15(3) के तहत महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान देखते हैं, यानी समानता के अधिकार का यह उल्लंघन नहीं है बल्कि इनको विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। फिर आर्टिकल 15(4) जो है वह बेसिकली यह राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए भी प्रावधान करता है और यह समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है या माना जाता है। फिर आर्टिकल 15(5) जो है यह बेसिकली पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए जितने भी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें रिजर्वेशन या आरक्षण की बात करता है। परंतु यहाँ एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान देने वाली है कि यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर यह रिजर्वेशन वाला बात लागू नहीं होता है, यानी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सेंट्रल लेवल पे उसमें पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए उनके उत्थान के लिए आरक्षण की बात तो करता है, निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण प्रदान करने की बात करता है, परंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे हम यह पता करेंगे कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग क्या है, कौन है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 340
में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और उनकी पहचान के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी। और इसी को ध्यान में रख के 1953 में कांग्रेस के द्वारा इस संबंध में काका केलकर आयोग का गठन किया गया और 1979 यानी 1979 में जनता पार्टी द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। ठीक है। और मंडल आयोग ने भारत में जाति और वर्ग को एक दूसरे का पर्याय मानते हुए पिछड़े वर्ग में पिछड़ी जातियों को शामिल किया और पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए उन्होंने 3 मानकों का प्रयोग किया। पहला था सामाजिक, दूसरा था शैक्षणिक और तीसरा था आर्थिक। इस आधार पे उन्होंने लगभग 3700 जातियों को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किया। तो इस तरीके से हम क्या देख पाते हैं कि आर्टिकल 15 जो है वो बेसिकली धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिनिषेध तो करता है, प्रोहिबिशन तो करता है, मनाही करता है। लेकिन हम एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। फिर पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण की बात करता है। यानी यह जो है अलग से विशेष प्रावधान करता है और यह विशेष प्रावधान जो है यह किसी भी तरह के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है। तो हम यह क्या देख रहे हैं कि यह कैसे आर्टिकल 15 जो है इसकी प्रकृति क्या है कि यह आर्टिकल 15 जो है केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है, यह विदेशियों के लिए नहीं है। इस मौलिक अधिकार में अनेक प्रतिबंधों का भी प्रावधान किया गया है। फिर आर्टिकल 16 पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात करता है। यानी सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है। यानी यह नियुक्ति और रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है। और यह राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी भेदभाव की मनाही करता है। यानी वो इसका प्रतिषेध करता है। राज्य के अंतर्गत जो विधि के समान संरक्षण का प्रभाव है उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं जो कि आर्टिकल 16(3) में वर्णित है कि संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ या राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। और ऐसा प्रावधान हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान या प्रोविज़न किया गया है कि वहाँ के राज्य के नौकरियों में स्थानीय निवासियों को के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है, उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है। फिर आर्टिकल 16(4) में पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन की बात की गई है। यानी नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति या रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और इन वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर सेवाओं में अपर्याप्त हो तो, ठीक है, अगर इन वर्गों का यानी पिछड़े वर्गों का सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व पर्याप्त है तो इन पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब आता है कि अपर्याप्त से क्या मतलब है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से क्या है। तो इसका आशय जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसके आधार पर समझा जाता है। यानी जितनी जनसंख्या है उस वर्ग की, अगर उसके अनुपात में या उसके प्रतिशत में उनका प्रतिनिधित्व रोजगार में नहीं है
तो उस आधार पे यह डिसाइड राज्य के द्वारा किया जाएगा कि उनको आरक्षण दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसी के आधार पे हमने क्या देखा कि पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो 90 के दशक में ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। ठीक है, फिर हम जो 16(5) के अंतर्गत क्या देखते हैं कि जो धार्मिक संस्थान होते हैं उन धार्मिक संस्थानों में दी जाने वाली जो नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों में भी वो यह प्रोविजन कर सकते हैं कि कैसे वो प्राथमिकता तय कर सकते हैं कि वो अपने ही धर्म के से जुड़े हुए लोगों को नियुक्ति दे। यानी 16(5) अनुच्छेद 16(5) किसी भी धार्मिक संस्थान द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी ये जो 2-3 प्रोविज़न है वो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता में किसी भी प्रकार के समानता के उल्लंघन की बात नहीं करता है, बल्कि विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, अब है आर्टिकल 17 यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत से अंत। इसके लिए जो प्रावधान है वो यह है 17 में कि अस्पृश्यता को प्रतिबंधित इसमें किया गया है, यानी इसको रोका गया है, मना किया गया है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का कोई परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा इसको दंडनीय बनाया गया है, यानी छुआछूत करने के आरोप में दंड दिया जा सकता है अगर वह आदमी दोषी पाया जाता है तो, यानी छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है, दंड दिया जा सकता है अगर छुआछूत जैसे कार्यों में कोई दोषी पाया जाता है तो। इस अधिनियम या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को का नाम बदल के 1979 यानी 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अगला आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, यानी टाइटल के अंत की बात करता है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, या इसमें इस प्रोविज़न में या आर्टिकल 18 में कहा गया है, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं कि शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां राज्य के द्वारा दी जा सकती है, अन्यथा अन्य किसी भी क्षेत्र में राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। यह इसी आर्टिकल 18 में दिया गया है कि कोई भी इंडियन विदेशी राज्य से किसी भी तरह की उपाधि नहीं लेगा। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पे काम कर रहा है, वह राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। यानी यह किसी विदेशियों के लिए भी इसमें प्रोविज़न है कि कोई भी विदेशी आदमी जो भारत सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पे काम कर रहा है तो वह राष्ट्रपति के परमिशन के बिना कोई भी विदेशी राज्य से या विदेशी देश जो बाहरी देशों से किसी भी तरह की कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। इसके लिए जरूरी है कि वो पहले राष्ट्रपति से परमिशन ले। फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ इससे जुड़े हुए विवाद भी उत्पन्न हुए, जैसे कि 1954 में जब भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का प्रारंभ किया देना, तो उस समय एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार जो है वो किसी तरह की उपाधि किसी को नहीं दे सकती है। और यह वाद बालाजी राघव वाद के नाम से जाना जाता है।
बालाजी राघववाद के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वह यह आया कि यह जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसी जो उपाधि की बात की जा रही है, बल्कि यह एक उपाधि नहीं है बल्कि यह एक सम्मान है। अतः केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे सम्मान देना संवैधानिक है। और समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मान न किया जाए, परंतु इन पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति के द्वारा इन पुरस्कारों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकता। यानी भारत रत्न या पद्म श्री, पद्म भूषण जैसे टर्म अपने नाम के आगे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह कोई उपाधि नहीं है बल्कि यह एक सम्मान है। तो इससे जुड़ा हुआ जो विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि सम्मान और उपाधि क्या क्या है और कैसे उपाधियों का अंत किया गया है। केवल शैक्षणिक और सैनिक फील्ड में ही ये उपाधियां सरकार के द्वारा दी जा सकती है। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर कोई विदेशी भी है और भारत सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर काम कर रहा है तो वो भी राष्ट्रपति के परमिशन के बगैर किसी भी विदेशी राज्य से इस तरह की उपाधि नहीं ले सकता है। ये पूरे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ने समानता के अधिकार की बात की है और यह बताया है कि कैसे इसमें संविधान में सभी नागरिकों को समान रूप से विधि के समक्ष समान रूप से माना गया है। और किसी को जो भी कुछ विशेषाधिकार, अपवाद विशेषाधिकार की बात की गई है, जिसमें हमने आर्टिकल 14 में देखा। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ पिछड़े तबके या महिलाओं और बच्चों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान की बात की गई है, कुछ पिछड़े तबकों की बात की गई है ताकि वो उन्हें समाज के मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में लाया जा सके। और उस तरह के जो भेदभाव किए गए हैं वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी उससे समाज के सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है सरकार का वो पूरा होता है, न कि भेदभाव किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में हमारे देश के नागरिकों को मिलने वाले जो समान कानून की सुरक्षा, यानी विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण और अस्पृश्यता का निवारण, क्योंकि अस्पृश्यता भी अगर किसी के साथ छुआछूत जैसे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है तो उससे भी समानता का अधिकार बाधित होता है, समानता का उद्देश्य बाधित होता है। तो इस सारे प्रोविज़न के द्वारा हमारे नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस तरीके से यह हम क्या देख पा रहे हैं कि कैसे हमें ये मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू।